हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रजातांत्रिक राजनीति के बारे में बात करेंगे। आप सब जानते हैं राजनीति अनेक प्रकार का हो सकता है, जिसके इसके प्रमुख प्रकारों में से हम देखें तो जैसे पुराना राजनीति और नवीन राजनीति, डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट्री, शिखर राजनीति, सम्मेलनीय राजनीति, व्यक्तिगत राजनीति, खुला राजनीति, प्रचार द्वारा राजनीति, सहमिलन राजनीति। इसके अलावा भी इसके अनेक रूप हैं, जैसे सांस्कृतिक राजनीति, युद्धपोत राजनीति और सहायता का राजनीति। इस प्रकार हमने देखा जो राजनीति है वो विभिन्न प्रकार का हो सकता है। आज हम प्रजातांत्रिक राजनीति पर बात करते हैं। प्रजातांत्रिक राजनीति से तात्पर्य है कि जो हमारे राजनयिक प्रतिनिधि हैं वो अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कैसे? किसी भी प्रजातांत्रिक राज्य में जो प्रभु सत्ता होती है वो जनता में निवास करती है और संपूर्ण राजनीतिक एवं प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करने वाले जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी अंतिम रूप से जनता के ही प्रति उत्तरदायी होते हैं। इन देशों के जो राजदूत अन्य राज्यों में जाते हैं वे वहां अपने मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उन राजदूतों पर प्रत्यक्ष विदेश मंत्री का नियंत्रण होता है और विदेश मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और संसद जनता का प्रतिनिधित्व करने के कारण जन इच्छा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमने इस प्रकार देखा कि जो राजनयिक प्रतिनिधि हैं वो अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी हुए। तो इस प्रकार का जो राजनीति है वो प्रजातांत्रिक राजनीति कहलाता है। प्रोफेसर निकलसन इसका और अधिक अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि राजनयिक सेवा जो होती है, प्रजातांत्रिक राजनयिक सेवा होती है, नागरिक सेवा की एक शाखा होती है, इसलिए इसे राजनीति से दूर रखा जाता है। राजनयिक प्रतिनिधि सरकार के आदेशों का पालन करते हैं और सरकार के दल के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। अपने अनुभव जनित ज्ञान के आधार पर वो अनेक बार सरकार को परामर्श देते हैं और कठिनाइयों को भी बताते हैं, किंतु यदि उनके मत को स्वीकार ना किया जाए या उनकी बात ना सुनी जाए तो भी उनका कर्तव्य होता है कि मंत्रियों के आदेशों का निर्विरोध पालन करें। ये जो प्रजातांत्रिक राजनीति है या प्रजातंत्रात्मक राजनीति है, इसका विकास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही ये माना जाने लगा कि जो गुप्त संधियां हैं वो विश्व के लिए खतरनाक हैं, ये अप्रजातांत्रिक हैं। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की स्थिति को रोकने के लिए गुप्त संधियों के स्थान पर खुले रूप में संधियों का समर्थन किया जाने लगा। इसकी विशेषताओं को देखते हैं हम। सबसे पहले प्रजातांत्रिक राजनीति की एक विशेषता ये है कि इसमें राजनीतिज्ञ न केवल अपने देश के शासकों की रुचि का ध्यान रखते हैं बल्कि उन्हें जनता की रुचि और जनहित का भी ध्यान रखना होता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि राजनयिक स्तर पर की जाने वाली सभी संधियां एवं जो समझौते हैं उनसे सामान्य जनता को परिचित करवाया जाता है और जनता समय समय पर उनके बारे में अपनी जो राय है या प्रतिक्रिया है वो भी व्यक्त करती है। जब जनता परिचित होती है इससे तो इसकी प्रतिक्रिया होती है जन समुदाय द्वारा संधियों का विरोध या समर्थन, और इसके लिए भाषण, प्रचार, आंदोलन एवं जुलूसों का आयोजन किया जाता है। प्रजातांत्रिक राजनीति पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जैसे स्वतंत्र प्रेस का, भाषण का, जनमत का, विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों का इत्यादि। तो ये संपूर्ण देश के सामान्य हित की उपलब्धि का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। प्रजातांत्रिक राजनीति की एक अन्य विशेषता है खुली संधियों का समर्थन। ये गुप्त संधियों का विरोध करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन भी ये कहते हैं कि शांति संबंधी समझौते और उनकी प्रक्रिया खुले रूप में होनी चाहिए। इसी सूत्र के आधार पर सभी गुप्त एवं शांति विरोधी राजनीतिक कार्यों पर रोक लगाने की मांग की गई और 1918 को अमेरिकी कांग्रेस के सामने विल्सन ने खुली राजनीति का अर्थ स्पष्ट किया। इसलिए हम देखते हैं कि ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जो प्रजातांत्रिक राजनीति में होती हैं। अब ये कहा जा सकता है इसको विशेषताओं को देखते हुए कि दुनिया के विभिन्न राज्यों में जो तांत्रिक व्यवस्था है उसका उदय होने पर ही प्रजातांत्रिक राजनीति का विकास हुआ है। इसका एक कारण और है, दूरगामी संचार साधनों का विकास होने के कारण जो जनता है उसका जो रुचि है वो इसमें बढ़ने लग गई है।
इस कारण से जब उसकी रुचि जागृत हो गई है तो वो सरकार से प्रश्न कर सकती है। इस कारण अब जो राजनयिक संबंध है उनमें गोपनीय कार्यवाहियों की संभावना है वो बहुत कम रह गई है। प्रत्येक संधि पर स्वीकृति देने से पूर्व संसद बहस करती है और कभी कभी उसे वो अस्वीकार भी कर देती है। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे अमेरिकी सीनेट ने विल्सन द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित राष्ट्रसंघ के मसौदे को अस्वीकार कर दिया था। ये इसके उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। अब हम प्रजातांत्रिक राजनीति के गुणों पर चर्चा करते हैं कि प्रजातांत्रिक राजनीति के क्या गुण हैं। जो इसके लाभ हैं या इसके गुण हैं वो इसके उद्देश्यों या इसके लक्ष्यों की दृष्टि से हैं, और इन लक्ष्यों का निर्धारण बहुत कुछ जनता के द्वारा किया जाता है, क्योंकि राजनीति जनता के हितों का ही साधन होता है। इसके दो प्रमुख लाभ हैं या इसके प्रमुख गुण हैं। पहला तो इसका लाभ या गुण ये है कि इसमें संधियां खुले रूप में होती हैं। जब संधियां खुले रूप में होती हैं तो इसके कारण विश्व शांति के लिए जो खतरा है वो कम हो जाता है। प्रजातंत्र के विकास से पहले जो विभिन्न देश थे उनके शासक आपस में ऐसी गुप्त संधियां कर लेते थे जो उनकी जनता के लिए और दूसरे पड़ोसी राज्यों के लिए संकटपूर्ण बन जाती थी, लेकिन प्रजातांत्रिक राजनीति में ऐसी संधियों की संभावना नहीं रहती। तो ये इसका गुण या इसका लाभ माना जा सकता है। दूसरा इसका लाभ है सुविदित जनता। मतलब इस राजनीति में या प्रजातांत्रिक राजनीति में जनता को विदेश नीति का पूरा ज्ञान रहता है। इस कारण से जो संधियों की क्रियान्विति है वो सही रूप में हो पाती है, और संधियों पर जब संसद की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो संसद उनमें आवश्यकता अनुसार सुधार व संशोधन कर सकती है, और जब जनता द्वारा समर्थित होगी संधि तो उसकी सफलता अधिक निश्चित हो जाती है। यदि प्रजातांत्रिक राजनीति में कुछ गुण हैं तो इसके कुछ दोष भी हैं। निकलसन कहते हैं कि यदि हम ये मानते हैं कि प्रजातांत्रिक राजनीति से गुप्त संधियों का दोषपूर्ण और जो विध्वंसकारी व्यवस्था है वो समाप्त हो गई है, तो दूसरी ओर हमें ये बात भी माननी पड़ेगी कि प्रजातांत्रिक राजनीति से ने कुछ कठिनाइयाँ भी हमारे सामने उपस्थित कर दी हैं, और ये जो कठिनाइयाँ हैं इसके कारण संधि में और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो संचालन है, स्थायित्व है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। निकलसन अपनी बात को आगे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि खतरे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है सार्वभौम जनता का अनुत्तरदायी होना, क्योंकि जनता जो है राजनीतिज्ञों पर किसी विषय पर शीघ्र निर्णय के लिए जोर डाल सकती है। जनमत जो है प्रजातंत्र में देश की विदेश नीति के लिए एक सीमा बांध देता है, जिसके अंतर्गत ही जो विदेश नीति को कार्य करना होता है। इस सीमा से बंधे होने के कारण जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं वो धनात्मक कार्य नहीं कर पाते, उचित अवसरों के अनुसार कार्य नहीं कर पाते। इससे राजनीति की प्रभाविकता में बाधा उत्पन्न होती है। लेकिन क्योंकि जनमत को बदलना आसान नहीं होता, इसके निर्णयों में देरी होती है। तो निकलसन के ये जो विचार हमने सुने, उसके आधार पर हम इसके कुछ दोष देख सकते हैं। पहला दोष तो है वो है जन संप्रभु में उत्तरदायित्व का अभाव, क्योंकि जन संप्रभु एक अवैयक्तिक धारणा है और इसकी आड़ में एक बड़े से बड़ा राष्ट्र भी अपने पुराने वादे से मुकर सकता है। इसमें किसी को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता, अतः शासक जनता के नाम पर पुराने उत्तरदायित्वों को मानने से मुकर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका पहला दोष तो यह है उत्तरदायित्व का अभाव होना। दूसरा है जनता के विदेश मामलों में अज्ञानता होना। जनतंत्र में जनता को विदेश नीति की पूरी जानकारी नहीं रहती। जनता क्या होता है, वर्तमान समय को देखती है। देश का भविष्य किन कार्यों से, किन नीतियों से, किन संधियों से सुरक्षित रहेगा, इसको सोचने की क्षमता सामान्य जन में नहीं होती। गृह नीति पर जिस प्रकार विचार किया जाता है और जिस तरह से निर्णय लिए जाते हैं, उसी तरह यदि विदेश मामलों पर भी निर्णय लिए जाएं तो इससे देश की सुरक्षा एवं खतरा है वो जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ सकती है। तो इसलिए विदेश मामलों में अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से जो है वो कार्य करना पड़ता है।
तो जनता की विदेश मामलों में अज्ञानता के कारण जो जनता है वो एक सीमा निर्धारित कर देती है अपने राजनयिकों की, और ये जो सीमा निर्धारण करना होता है ये राजनयिकों के लिए, राजनयिक के लिए, देश के लिए घातक हो सकता है। तीसरा इसका हम दोष देखें तो वो है निर्णय में देरी होना। विदेश नीति के अनेक प्रश्नों पर शीघ्र निर्णय लेना जरूरी होता है, किंतु प्रजातांत्रिक राजनय या जनतंत्र में ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ प्रत्येक निर्णय पर संसद की स्वीकृति जरूरी होती है और संसद अपनी स्वीकृति देने से पहले इस संबंध में जनता की राय लेती है और इस प्रक्रिया में पर्याप्त समय लग जाता है, और जिसका परिणाम होता है किसी भी निर्णय में देरी। इसका अगला हम देखें दोष तो वो है अनिश्चितता। प्रजातांत्रिक राजनय में अस्पष्टता होती है, अनिश्चितता होती है। प्रजातंत्र में राजनयिक ये नहीं जानता कि उसके देश की जनता का रुख उसके द्वारा किए गए समझौते पर किस प्रकार का होगा, अतः वो दूसरे पक्ष से वार्ता करते समय अत्यधिक सावधानी का प्रयोग करता है। प्रजातंत्र में यदि विदेश नीति ही अनिश्चित है तो राजनय भी उस हिसाब से अनिश्चित ही होगा। तो राजनय यदि विदेश नीति ही अनिश्चित होगी तो राजनय कैसे निश्चित हो सकता है। इस अनिश्चितता के लिए कुछ कारण हैं, कुछ इसके लिए बातें उत्तरदायी होती हैं। क्या क्या बातें हैं? जैसे सरकारों का बदल जाना। जब सरकार बदल जाती है तो राजनय का लक्ष्य भी बदल जाता है और विदेश नीति में परिवर्तन आ जाता है, और इससे इसका जो प्रभाव है वो विदेशों के साथ संबंधों पर पड़ता है। दूसरा कारण है सरकार द्वारा स्पष्ट नीति घोषित करना नहीं करना, क्योंकि सरकार ऐसी अस्पष्ट बातें कहती है जिसका बदलती हुई परिस्थितियों में सही अर्थ नहीं लगाया जा सकता। तीसरा इसकी अनिश्चितता का कारण है कि जो राजनेता होते हैं वो जनता को संतुष्ट कर देने वाली बातें कह देते हैं, जबकि इन बातों का राजनीति में कोई स्थान नहीं होता। नैतिक व जन आवेगों को उभारने के लिए उत्तेजनात्मक भाषण नेताओं द्वारा दिए जाते हैं, जबकि राजनीति है वो शांति का, संयम का, विनम्र भाषा, इन सब का एक कुशल राजनीति में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। राजनीति के लिए ये चीज़ें ज़्यादा उपयुक्त समझी जाती हैं। तो इस प्रकार ये कुछ एक कारण हैं जो प्रजातांत्रिक राजनीति में अनिश्चितता को उत्पन्न करते हैं। इसके साथ ही इसके कुछ व्यवहारिक दोष भी हैं। व्यवहारिक दोष में हम बात करें तो वो है प्रकाशन का या प्रचार का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ पब्लिसिटी। जो प्रजातंत्रीय सरकारें हैं प्रचार पर बहुत जोर देती हैं। हालांकि प्रचार जो है तानाशाह का मूल आधार होता है, जहां तानाशाह की इच्छा एवं कार्यों के अनुसार प्रचार किया जाता है, लेकिन प्रजातंत्रात्मक राज्य हैं वहां भी इस साधन के दुरुपयोग की पूरी संभावनाएं रहती हैं। यहाँ प्रचार और प्रकाशन का लक्ष्य केवल जनता को समझाना या सूचित करना ही ना होकर उसका मानसिक शुद्धिकरण करना भी होता है। कभी कभी जो समाचार पत्र होते हैं अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके और सरकारी नीति की ऐसी आलोचना करते हैं जिसका कि जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ ये भी इसका एक दोष माना जा सकता है। एक अन्य इसका दोष है वो है राजनीतिज्ञों की विदेश यात्राएं। प्रजातंत्रीय राजनीति में समय एवं साधन की दृष्टि से अधिक व्यय होता है, ये अधिक व्यय साध्य माना जाता है, क्योंकि प्रजातंत्र में विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री या अन्य जो राजनीतिज्ञ हैं वो संधि वार्ताओं के लिए, संबंध संचालन के लिए विदेश यात्राएं करते हैं। उनकी ये जो यात्राएं होती हैं अधिकांश मामलों में अनुपयुक्त होती हैं, अनावश्यक होती हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो राजनीतिज्ञ संधि वार्ता ढूंढने के लिए कोई क्षेत्र ढूंढने का प्रयास करते हैं कि किस क्षेत्र में वार्ता की जाए, फिर उसके बाद मूल संधि पर वार्ता की जाती है। इसके बाद जो संधि है वो सरकारों को विचारार्थ भेज दी जाती है और बाद में संसद पर उस पर बहस होती है और फिर जनता उस पर विचार व्यक्त करेगी, और ये जो सारी प्रोसेस है इस प्रोसेस में अत्यधिक समय और धन अपव्यय हो जाता है। एक अल्प विकसित और एक विकासशील जो राष्ट्र है ये इतनी महंगी विदेश सेवा, इसका जो व्यय है वो वहन नहीं कर सकता। तो विदेश यात्राओं के समय भव्य स्वागत की तैयारियां और जो समारोह होते हैं ये काफ़ी व्यय साध्य होते हैं। इसलिए निकलसन का मत है कि साधारणतः विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री या विदेश सचिवों की जो यात्राएं हैं
ये रोकी जानी चाहिए। और ये काम जो है वो व्यावसायिक राजनयिज्ञों पर, एक्सपर्ट्स पर छोड़ देना चाहिए। इससे ये जो सभी दोष हैं इनका निराकरण हो जाएगा। यदि हम निष्कर्ष निकाल के देखें तो प्रजातंत्रीय राजनीति में अनेक दोष हैं, जैसे निकलसन ने बताया है, और निकलसन ने राजनीति के अनेक खतरों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि प्रजातंत्रीय जो राजनीति है वो किसी भी अन्य व्यवस्था से काफ़ी बेहतर है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे संसदीय राजनीति के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।